Okay, hello friends. Last time we have discussed about the Indian Council Act 1861. So let us revise one time uh, 1860, the Act 1861. In this, what they after better government, after the act passed for better government 1860, उसके बाद तीन काउंसिल फटाफट इन्होंने पास किए थे। एक था 1861, 1892 और 1909। ठीक, तो 1861 में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे। एडमिनिस्ट्रेशन में तो कोई चेंजेस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वही सबसे ज़्यादा ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसके बाद वॉयसराय थे, जो वॉयसराय थे उनकी हेल्प से या उनके असिस्ट से इंडिया में रूल करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, उसके बाद जो है उसमें इंडियन कांग्रेस 1861 में इंडियन, क्योंकि उन्होंने बेटर गवर्नमेंट कहा था तो बेटर गवर्नमेंट ने इन्होंने कुछ इंडियंस को भी अलाउड किया था। तो हमने 1853 में देखा था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको 1861 में हटा के एडिशनल मेंबर्स कर दिया गया था। ठीक, एडिशनल मेंबर्स में क्या थे कि मिनिमम जो थे वो 6 और जो थे मैक्सिमम थे वो 12 थे। इनको भी इन्हें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। नाउ द ऑफिशियल मेंबर और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑल आर nominated by the viceroy, and the Indians are not allowed in executive council। executive council में Indians allow नहीं थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इसमें कांग्रेस का भी कुछ नए प्रोविंशियल्स भी ऐड हुए। नए प्रोविंशियल्स में आपका बॉम्बे और मद्रास के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उन्हें वापस कर दी गई, यानी वो अपनी कानून व्यवस्था खुद बना सकते थे। दूसरी चीज ये कि कुछ नए प्रोविंशियल्स बनाए गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसी था, बंगाल था, ठीक है, पंजाब था। तो ये नए प्रोविंसीज बनाए गए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे अभी इलेक्शन और वोटिंग पावर और बजट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने के अलाउ नहीं था। मगर 18 जब हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, now there were major changes in 1892 in comparison to 1861। क्यों चेंजेस हुए थे? क्योंकि कांग्रेस आ गई थी और कांग्रेस ने कहा कि भाई आपने जो 1861 में जो भी हमें पार्टिसिपेशन दिया है या जो भी आपने रूल्स बनाए वो हम सेटिस्फाई नहीं है, हमारे कुछ अपनी डिमांड्स है जो आप पूरी कीजिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब क्या हुआ था 1857 के बाद से छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे, अब उसको दबाना था। अगर वो इस कांग्रेस की बात नहीं मानते तो फिर वो डिससेटिस्फैक्शन फैल जाता। ठीक है, लोग मोटिवेट हो जाते आंदोलन, और क्योंकि अब एक कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म बन गया था तो इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि ब्रिटिश जो एम्पायर था उन्होंने सोचा कि इनकी बात मान लेना ही चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो हमें ही रूल करना है। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट में जो कांग्रेस ने पहली डिमांड रखी थी, उन्होंने कहा था कि सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेजिस्लेटिव में हमारे मेंबर्स बढ़ाए जाए। ठीक है, क्योंकि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने आपको बताया था कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अलाउड नहीं थे इंडियन, तो एडिशनल मेंबर्स में इन्होंने कहा कि इंडियन मेंबर्स बढ़ाए जाए। और चूंकि ये जो मेंबर्स नॉमिनेट करके आ रहे थे वो सारे के सारे वॉइसराय के नॉमिनेशन से, तो ये पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे थे। फिर भी इलेक्शंस का फिलहाल अभी 1861 तक कोई नामो निशान नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने कहा, तो अब कांग्रेस ने कहा कि सेंट्रल और उसमें हमारी मांगे बढ़े, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इंक्रीज्ड the number of member in central and provincial। इन्होंने कहा
कि सेंट्रल और प्रोविंशियल्स में हमारे नंबर्स जो है, एडिशनल मेंबर्स के जो नंबर्स हैं वो बढ़ने चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाया? तो जब हमने देखा था, तो हम अभी देखते हैं सेंट्रल में। ठीक है, तो सेंट्रल में इन्होंने कैसे बढ़ाया था? मैंने आपको कहा था कि 6 एग्जीक्यूटिव थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जो दूसरे थे वो थे आपके 6 से 12 आपके थे एडिशनल मेंबर। बट इन्होंने कहा ये 6 से 12 मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 आपके कौन थे? ये 1861 के मेंबर थे। तो इन्होंने कहा कि अब इसे बढ़ा दिया गया है, हम इसको बढ़ा देते हैं। तो इन्होंने इसको क्या किया? 10 से 16 कर दिया। ठीक, यानी 10 से यानी इन्होंने कहा कि मिनिमम जो है वो 10 लोग होंगे और जो मैक्सिमम है वो 16 लोग होंगे। इसलिए मैंने आपको काट के बताया, क्योंकि पहले जो 1861 में थे, यहाँ 6 लोग थे और यहाँ 12 लोग थे। नाउ इन द प्लेस ऑफ दैट, minimum number of member were 10 and the maximum is 16. Now it like this, 10, 16. ठीक, तो अगर हम मान लेते हैं, नाउ अगेन ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इन्होंने डिवाइड किया, तो हम अगर मान लेते हैं, ठीक है, कि 16 मैक्सिमम 16 है, मैक्सिमम 16 है, तो इन्होंने कहा कि 6 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय वॉइसराय, इनको जो है वो वॉइसराय नॉमिनेट करेगा। ठीक है, नहीं हाँ, 6 मेंबर्स जो है वो आपके ऑफिशियल्स होंगे, जो 6 मेंबर होंगे वो ऑफिशियल मेंबर होंगे। ऑलरेडी आई टोल्ड यू हु आर द ऑफिशियल मेंबर्स, हु आर रिलेटेड विद द मिलिट्री, सिविल सर्विसेज या ब्रिटिश ऑफिसर्स जो होते थे, वो 6 ऑफिसर्स मेंबर आते, और जो 10 होंगे वो आपके होंगे नॉन ऑफिशियल। ठीक, जो 10 होंगे वो आपके नॉन ऑफिशियल। अब इन्होंने इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया कि 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय वॉइसराय, जो 5 लोग होंगे उन्हें वॉइसराय नॉमिनेट करेगा नॉन ऑफिशियल में से, और जो 4 लोग होंगे, ठीक है, जो 4 लोग होंगे वो nominated by local provinces, जो प्रोवेंसीज थी उनसे होंगी। प्रोवेंसीज कौन कौन सी थी, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इसको इस तरह से समझो, यहां से लिखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल आपके 6 हो गए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, फिर इन्होंने कहा 10 से 16 एडिशनल मेंबर, एडिशनल मेंबर्स से इन्होंने कहा 6 जो होंगे वो ऑफिशियल होंगे और इनको नॉमिनेट वॉइसराय ही करेगा। ठीक, अब इसमें 10 जो होंगे वो नॉन ऑफिशियल होंगे, नॉन ऑफिशियल। ठीक, नॉन ऑफिशियल में जो 5 होंगे उनको वॉइसराय नॉमिनेट करेगा, जो 4 लोग होंगे नॉमिनेटेड बाय, जो 4 लोग होंगे उनको कौन नॉमिनेट करेगा, वो लोकल प्रोविंशियल आएंगे। लोकल प्रोविंशियल मतलब बॉम्बे, मद्रास, बंगाल,
एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसी। तो ये चार लोग यहां से नॉमिनेट, बचा एक बंदा, और जो एक बंदा होगा वो होगा आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। एडिशनल मेंबर 10 से 16 हो गए, तो अगर हम मान के चलते हैं कि 16 लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि 6 उसमें से ऑफिशियल होंगे, 10 उसमें से नॉन ऑफिशियल होंगे। नाउ द नॉन ऑफिशियल was also distributed, 5 5 were nominated by the viceroy and 4 nominated by the local provincial like Bombay, Madras, Bengal, North West Frontier, and the one was nominated by the Chamber of Commerce कलकत्ता, कलकत्ता के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। तो इन्होंने इस तरह से क्या किया, इस तरह से पूरा सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव था, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव को ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमने आपके वो सेंट्रल में तो इस तरह से उन्होंने इसको नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ा दिया। नाउ इन्होंने कहा था कि प्रोविंशियल्स में भी आप नंबर्स बढ़ाइए एडिशनल मेंबर्स के, और यहाँ पे बता दूं कि 1892 तक भी एग्जीक्यूटिव वॉइसराय की काउंसिल में इंडियंस अलाउड नहीं थे। ठीक है, तो केवल एडिशनल मेंबर्स ही बन सकते थे, इसलिए कांग्रेस ने धीरे धीरे कहा कि ठीक है, कम से कम आप एडिशनल मेंबर्स तो बढ़ाइए। फिर प्रोविंशियल में इन्होंने क्या किया कि प्रोविंशियल में भी मेंबर्स बढ़ाए। बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे और मद्रास मैक्सिमम इन्होंने कहा, बॉम्बे और मद्रास के जो एडिशनल मेंबर्स थे नॉट लेस देन 20। ठीक, 20 से मतलब 20 से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 20 होने चाहिए। ठीक, उसके बाद बंगाल, बंगाल में इन्होंने कहा मैक्सिमम 20, यहां नॉट लेस देन 8 एंड मोर देन 20, मोर देन, नॉट मोर देन 20, यानी 8 से कम नहीं और 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि बंगाल, बंगाल मैक्सिमम 20 कर दिया एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसी एंड अवध 15, इतने मेंबर्स इन्होंने फिक्स कर दिए। बट यहां एक चेंज आया, सबसे बड़ा चेंज 1892 में, कि जो एडिशनल मेंबर्स आ रहे थे प्रोविंशियल्स में, ठीक है, ये जो प्रोविंशियल्स है, जो प्रोविंशियल मेंबर्स हैं, प्रोविंशियल्स में जो एडिशनल मेंबर्स थे वेर इलेक्टेड, इलेक्टेड बाय, कहां से इलेक्ट हो रहे थे, यानी कि प्रोविंशियल में हम ये कहते हैं कि सेंट्रल में तो अभी इलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं था, बट हाँ प्रोविंशियल में इलेक्टेड पर्संस जो थे, इलेक्टेड का इसलिए कह सकते हैं पार्शियली इलेक्शन सिस्टम आ गया था। तो अब इलेक्शंस के थ्रू प्रोविंशियल में एडिशनल मेंबर जा रहे थे, और कौन उन्हें इलेक्ट कर रहा था, जमींदार, ठीक है, यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपैलिटीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
That means we can say that there is the introduction of partially election system. इलेक्शन इन इंस्टीट्यूट से प्रोविंशियल में जो एडिशनल मेंबर जा रहे थे वो इन इंस्टीट्यूट से इलेक्ट होके जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि आम जनता वोट डालने लगी थी, नहीं। जैसे अगर यूनिवर्सिटीज है, कुछ कॉलेजेस है, तो उसमें एक बंदे को वहां से मेजोरिटी में इलेक्ट करके और काउंसिल में, एडिशनल काउंसिल में उनको भेज दिया जाता था। उसी तरह यूनिवर्सिटीज था, डिस्ट्रिक्ट था, म्यूनिसिपैलिटी था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, जमींदार थे, ठीक है। तो इस तरह से इन्हें क्या नाम है वहां पे भेजा जाता था, ठीक। तो एक हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 1892 में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ introduction of partially इलेक्शन सिस्टम। पार्शली जो था वो इलेक्शन सिस्टम हो गया था, ठीक है, यानी इंट्रोड्यूस हो गया था। नॉर्मली अभी तक लोग वोट नहीं देते थे, केवल कुछ इंस्टीट्यूट से इलेक्ट होके कुछ लोग एडिशनल मेंबर्स बनते थे। तो जब एक चीज और ये हुआ कि जब नंबर्स बढ़ गए, ठीक है, जब नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स बढ़ गए तो ज्यादा से ज्यादा इंडियंस आने लगे थे। मगर अभी भी जो ऑफिशियल, जो नॉमिनेटेड बंदे थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लेके, वो अभी भी जो है वो नॉन ऑफिशियल से ज्यादा, और ये रूल भी था। और कुछ क्या चेंजेस हुए, सिविल सर्विसेज 18, देखो इससे पहले क्या हो गया था कि ओपन कंपटीशन तो हो गया था, मगर उसके लिए अगर किसी को सिविल सर्विस का एग्जाम देना होगा तो वो इंग्लैंड जाके देगा। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं भैया, हम तो वहां नहीं जा पाएंगे, तो एक काम करिए आप यहाँ पे भी करवाइए। तो उन्होंने कहा सिविल सर्विसेज अब 2 जगह होने लगा था, एक हो रहा था इंग्लैंड में और एक हो रहा था आपका इंडिया में, ठीक। यानी ये इन्होंने डिमांड, यानी कुछ काफी ज्यादा डिमांड धीरे धीरे इन्होंने पूरी की, मगर हाँ इनडायरेक्टली तो वो ही रूल कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई सेंट्रल में बजट क्यों नहीं पेश होता है, या सेंट्रल में बजट पे डिस्कशन क्यों नहीं होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम सेंट्रल में बजट भी डिस्कस करेंगे। तो हम कह सकते हैं पावर, जो एडिशनल मेंबर तो इस तरह से लिख सकते हैं, एडिशनल मेंबर्स power to discuss on budget and ask questions, ठीक है। यानी जो एडिशनल मेंबर्स थे वो अब उनके पास ये एम्पावर्ड उनको कर दिया था कि वो बजट पे डिस्कशन कर सकते थे, ठीक है। एडिशनल मेंबर कैन आस्क द क्वेश्चन, पावर टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहले क्या था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, आपको याद होगा कि जिसमें बहुत सारे पोर्टफोलियोज दे दिए गए थे, किसी को लॉ दिया गया था, किसी को रेवेन्यू दिया गया था, किसी को फाइनेंस दिया गया था। तो इस तरह से बहुत सारे उनको पोर्टफोलियो दिए थे, मगर उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, ठीक है। मगर अब क्या था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल से एडिशनल मेंबर्स क्वेश्चंस कर सकते थे कि भैया फाइनेंस का क्या चल रहा है, रेवेन्यू क्या क्या चल रहा है, क्या नॉर्म्स आ रहे हैं। और 1861 में एक और चेंज किया था कि ऑर्डिनेंस पास करने का वो दे दिया गया था, तो एज यूजुअल वैसे ही था। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से वो क्वेश्चन पूछ सकते थे, मगर बट जिसको क्वेश्चन पूछना होता था वो 6 डेज नोटिस, 6 दिन पहले उसको नोटिस, 6 डेज बिफोर
6 डेज की नोटिस उसको पहले दिन की। अगर आज मुझे क्वेश्चन पूछना है तो मैं आज कहूंगी कि भैया 6 दिन बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता था तो उसके लिए उसको 6 दिन क्वेश्चन पूछना होता, उसको 6 दिन पहले की नोटिस देनी रहती थी। दूसरी, नॉट अलाउड फॉर क्रॉस क्वेश्चन। Cross questions, or also you can say supplementary questions. That means one time you have asked the question, now that's solved. Next time you can't ask any supplementary questions from the executive. And if the president if the president wish, they can क्या कहते हैं उसको, अप्रूव्ड नहीं करेगा वो क्वेश्चन को, दे कैन नॉट अलाउड टू आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ठीक है, मतलब दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिव द रीजन व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई दिस नॉट हैपेंड। मतलब वो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि अच्छा ठीक है आपने ये क्वेश्चन पूछा, इसका ये आंसर है, तो आप उसमें क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे कि भैया ये वापस से क्यों ऐसे हुआ, तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। तो कुछ ये आपके इसमें ये चेंजेस हुए थे। और एक पर अभी भी जो थे इंडियंस या एडिशनल मेंबर्स नॉट अलाउड फॉर वोटिंग। वोटिंग के लिए अभी भी जो एडिशनल मेंबर्स थे वो अलाउड नहीं थे। तो यहाँ आपका 1892 आपका जो है वो एक्ट खत्म हो गया। तो इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट था वो क्या था कि यहाँ पार्शली इलेक्शन, मैंने कहा था कि प्रोविंशियल्स जो थे वो पार्शली इलेक्ट होके आए थे, वो पार्शली इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था। ठीक है, तो क्योंकि जो प्रोविंशियल में जो एडिशनल मेंबर्स आ रहे थे वो कुछ इंस्टीट्यूशन से आ रहे थे। दूसरी चीज, जो सिविल सर्विसेज थी पहले केवल इंग्लैंड में होती थी, अब जो है वो क्या नाम है इंडिया में भी होती है। क्वेश्चंस पूछ सकते थे, बजट पे डिस्कशन कर सकते थे, ठीक है, पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन पूछने से पहले आपको उनको 6 दिन का नोटिस देना पड़ता था। वोटिंग के लिए अभी भी ये क्या नाम है वोटिंग की पावर अभी भी इनके पास नहीं थी। ठीक है, तो ये आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1900। इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसको कहते हैं मोरले, लेट अस चेक द स्पेलिंग, नॉट MORLE, मोरले मिंटो रिफॉर्म। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जॉन मॉर्ले थे वो उस समय थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक। और जो मिंटो थे वो आपके थे वॉयसराय। ठीक, तो उन्हीं के रिफॉर्म पे, क्योंकि जब 1892 में बहुत सारी डिमांड इन लोगों की मान ली गई, तो उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि ठीक है भाई आपने डिमांड मान ली, पर अभी हमारी कुछ और डिमांड्स हैं। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और के नाम पे एक रिफॉर्म हुआ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चेंजेस किए गए। अब कांग्रेस या बाकी लोग, कांग्रेस तो एक रिप्रेजेंटेटिव थी इंडिया की, वो सोच रही थी कि भाई इंडिया में क्या, इंडिया के लिए क्या सही है क्या बुरा है, तो इसलिए वो लोग सोच रहे थे। ठीक है, तो कांग्रेस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो देख रही थी कि वही के रहने इंडियंस थे उसमें, तो वो देख रही थी कि इंडिया का कितना बुरा हाल है, तो उन्होंने कहा कि जो है
हमें कुछ और वो चाहिए, कुछ और एडिशनल अथॉरिटीज चाहिए। तो जो मॉर्ले थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने और जो वायसराय थे, उन्होंने ये डिमांड्स पूरी की और वो मान गए। ठीक है, इसलिए इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। ठीक है, नाउ अब इसको थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं। जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पास हुआ था, उससे पहले 906 में दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे, जिसकी वजह से, क्योंकि भाई अगर कोई एक्ट बन रहा है तो उससे पहले के जितने भी एक्ट बने हैं या उससे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, घटनाएं हो रही है, उस पे उसका फर्क पड़ता है। ठीक है, तो 1906 में दो इंपॉर्टेंट हुआ था कि लिबरल ब्रिटिश में लिबरल पार्टी आ गई थी, और इंडिया में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का फॉर्मेट वो हो गया था, इस्टेब्लिश हो गया था। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां हो गई थी। एक, लिबरल जो ब्रिटिश था, ब्रिटेन में लिबरल पार्टी आ गई थी। तो इससे आप कहेंगे कि भैया वहां कोई भी पार्टी आए, हमें उससे क्या मतलब। तो हाँ, तो लिबरल पार्टी आ गई थी। तो कांग्रेस को ये उम्मीद थी, या यहाँ के लोगों को ये उम्मीद थी कि अब हमें पॉलिटिक्स में या कुछ पॉलिटिशियन फ्रीडम जो है वो हमें और दिया जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन में अब ये पार्टी की लिबरल पार्टी थी, तो थोड़ा सा हमें और फ्रीडम मिलेगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। ठीक, अब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, तो मुस्लिम लीग जब स्थापित हुई थी तो आगे चल के इन्होंने अपनी भी डिमांड्स रखी। ठीक है, तो फिर अब इसमें क्या क्या हुआ ये भी देख लो। तो 1906 में ये दो चीजें याद रखना कि लिबरल पार्टी थी। लिबरल पार्टी से बहुत ज्यादा हमें मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है, पर हाँ कांग्रेस को और यहाँ के लोगों को ये था कि पॉलिटिक्स में थोड़ा सा और फ्रीडम मिलेगा। मगर हाँ, 1906 में मुस्लिम लीग आपकी जो स्थापित हो गई थी, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला था। अब यहाँ पे भी क्या हुआ था, यहाँ पे भी सेंट्रल जो नंबर ऑफ एडिशनल नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज्ड इन सेंट्रल और प्रोविंशियल, दोनों में नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे वो आपके सेंट्रल और प्रोविंशियल, ये दोनों मेंबर्स जो थे वो इंक्रीज किए गए थे। मतलब इन्होंने कहा कि ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों में फिर से आप मेंबर्स इंक्रीज कीजिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब आ जाओ सेंट्रल में कैसे किया था। सेंट्रल में हम फिर देखते हैं। ठीक, मगर एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी, मैं फिर आपको कह रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ही हाथ में था। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ वायसराय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, और ब्रिटिश पार्लियामेंट क्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो सेंट्रल में क्या था, हमने पहले देखा था कि 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे। ठीक, और यहां थे आपके 10 से 16 एडिशनल मेंबर। ठीक, 10 से 16 एडिशनल मेंबर थे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, बहुत बड़ा चेंज ये हुआ था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन, देखो कुछ डिमांड्स इन्होंने रखी थी, जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने कुछ डिमांड रखी थी। पहली ये डिमांड थी कि हमारा अलग से इलेक्ट्रोड वो हो, सिस्टम सेपरेट इलेक्ट्रोड होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसमें भी इंडियंस होने चाहिए, जिसमें एक मुस्लिम हो और दूसरा जो है वो एक इंडियन, एक किसी दूसरी कम्युनिटी का हो।
तो फिलहाल एक तो इन्होंने मान लिया था कि इसमें एक और मेंबर ऐड हुआ था जो इंडियन था, और जो पहले इंडियन थे, ठीक है, जो फर्स्ट इंडियन मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक हिंदू मेंबर था, तो वो थोड़ा जो थे वो थोड़े क्या थे, मतलब गुस्सा भी थे, मुस्लिम लीग थोड़ी सी नाराज भी थी, और ये जो मेंबर आया इनको कहा गया लॉ मेंबर, ठीक है, इनको लॉ मेंबर के लिए इनको अपॉइंट किया गया। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक कोई इंडियन अलाउड नहीं था, मगर 1909 के एक्ट में एक इंडियन अलाउ हुआ, जो पहले इंडियन एग्जीक्यूटिव वायसराय के काउंसिल में थे, वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ठीक, अब यहाँ क्या चेंज किया गया, यहाँ ये चेंज किया गया कि यहाँ मैक्सिमम जो है वो 60 कर दिया गया, मिनिमम 10 और मैक्सिमम एडिशनल मेंबर 19, क्योंकि जितने ज्यादा मेंबर्स रहेंगे उतने ज्यादा इंडियंस इनमें इन्वॉल्व होंगे, तो इसीलिए 10 to 60 एडिशनल मेंबर्स कर दिया गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया वो देखो, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया इस तरह से। फिर इसको इन्होंने कहा ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। उन्होंने कहा कि 28 जो है वो आपके ऑफिशियल्स, 28 आपके ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। फिर इन्होंने कहा कि 32 जो है, 32 जो है वो नॉन ऑफिशियल होंगे। अब 32 को भी इन्होंने डिवाइड किया इस तरह से। 32 में पहले की तरह जो 5 होंगे, ठीक है, जो 5 होंगे वो होंगे नॉमिनेटेड होंगे वॉइस राइट, 5 जो है वॉइस राय नॉमिनेट करेगा इनको। 13 जो है वो सेपरेट इलेक्ट्रोड से आएंगे, और 12 जो है वो इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल। पहले क्या थे, 4 लोग आते थे, अब प्रोविंशियल असेंबली से आएंगे, अलग अलग स्टेट से आएंगे। ठीक, अब सेपरेट इलेक्ट्रोड जो था, यानी सेपरेट इलेक्ट्रोड, यहां पे पहली बार हिंदू मुस्लिम वाला पंगा, यानी कि तो यहां से शुरू हो गया था हिंदू, मैंने अब यहां से अंग्रेजों ने क्या किया था, अपना सही गेम खेलना चालू किया था। सही गेम खेलना मतलब कि इन्होंने डिवाइड एंड रूल, उन्होंने कहा ठीक है तुमको जितनी डिमांड करनी है करो, हम पूरी भी करते जा रहे हैं, मगर इन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बना लिए जैसे हिंदू और मुस्लिम्स में दरारें आ गई, हिंदू और मुस्लिम। तो यहाँ सबसे पहले बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा वो समझ लेते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि कहीं की पॉपुलेशन, इस तरह से मान लेते हैं हम, मिटाने के लिए, इस तरह से मान लेते हैं कि अगर कहीं की पॉपुलेशन 10 है और उसमें से 6 मुस्लिम है और 4 अदर कास्ट के हैं, तो इसमें से सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि 6 में, अब इन मुस्लिम्स जो हैं इसी में से बंदे खड़े होंगे इलेक्शन के लिए, और यही वोट भी उनको देंगे। जैसे अगर 6 लोग हैं तो इसमें से 2 लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो गए, तो यही 4 लोग इनको इलेक्ट, बाकी जो 4 अदर कास्ट के हैं, अदर रीजन के हैं, ना तो वो यहाँ खड़े होंगे उस रीजन में, और ना ही वो वोट देंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट तो यहीं पे ही हुआ था कि मुस्लिम्स के लिए जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया था
कि जहां बहुत ज्यादा मुस्लिम्स हैं, जिस स्टेट में या जिस प्रोविंशियल में ज्यादा मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वहां मुस्लिम ही खड़े, वो सीट मुस्लिम्स के लिए है और मुस्लिम्स ही उनको वोट देंगे, ठीक है। तो ये आपका सेपरेट इलेक्टोरेट था। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट में भी इन्होंने कुछ तरीके से बांटा था। इसमें इन्होंने कहा था कि जो दो होंगे वो आपके बिजनेसमैन होंगे, जो दो होंगे वो बिजनेसमैन होंगे, फिर 5 आपके मुस्लिम्स होंगे, यानी 5 सीटें मुस्लिम्स के लिए होंगी, और जो 6 होंगे वो जमींदार होंगे, यानी 6, 5, 11, 12, 13, ठीक है। तो इस तरह से बांटा गया था। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो सेंट्रल में क्या था इन्होंने बढ़ाया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ 1909 में कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सब एक इंडियन अलाउ किया गया, नोन एज द लॉ मेंबर, एंड द फर्स्ट इंडियन वॉज सत्येन प्रसन्न सिन्हा। ये पहले बंदे थे इंडियन जो वायसराय के काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे। यहाँ जो पहले 16 था उसको 60 कर दिया गया, 60 में फिर 60 एडिशनल मेंबर्स थे, तो इनको इस तरह से बांट गया 28 ऑफिशियल्स। तो ये जो 28 ऑफिशियल थे इनको वायसराय ही नॉमिनेट करता था, यहाँ कोई चेंज नहीं था। फिर 32 नॉन ऑफिशियल थे, 32 में पहले की तरह जो 5 लोग थे उन्हें वायसराय ही नॉमिनेट करता था। 13 सेपरेट इलेक्टोरेट थे, सेपरेट इलेक्टोरेट फिर 5 उसमें 3 तरह बांटा गया, 5 मुस्लिम्स के लिए, 6 जमींदार के लिए और 2 बिजनेसमैन के लिए। फिर यहाँ जो है 12 इलेक्टेड, जो 12 मैम, जहां पे पहले हम देख रहे थे कि 4 प्रोविंशियल से आ रहे हैं, अब क्या हो रहा है कि 12 आ रहे हैं, और एक अभी कितने हुए हम देखेंगे 13 और 12, 25, 25 और 5, 30, अभी 2 लोग और बचे। तो ये जो 2 आते थे, ठीक है, तो ये जो 2 बंदे थे वो थे आपके पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता से आते थे, ठीक। अब क्या है, बॉम्बे से भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे से भी आएंगे, ठीक है। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल का था। तो इसमें अभी आपका 1909 खत्म नहीं हुआ है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हम अगले टाइम का डेफिशिएंसी है, तो अगले लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। पर हाँ, 2-3 चीजें आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि फर्स्ट इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आया था, यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया था कि जहाँ पे मेजोरिटी जिसकी ज्यादा मेजोरिटी है, यानी मुस्लिम्स की अगर ज्यादा है तो वहाँ मुस्लिम खड़े होंगे, मुस्लिम ही उनको वोट देंगे, ठीक है। तो उस तरह से फिर इन्होंने जब बांटा तो इस तरह से बांटा, ऑफिशियल 28 जो वायसराय करता था, 32 में से भी 5 वायसराय थे, 13 सेपरेट इलेक्टोरेट थे, 13 में से 5 मुस्लिम्स के थे, 6 जमींदार के लिए थे, 2 बिजनेसमैन के लिए थे, 12 जो थे वो पहले 4 इलेक्ट होके आते थे, अब 12। अब इलेक्ट का मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटीज और यहाँ से इलेक्ट होके आते थे, और 2 जो बचे वो पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता से आते थे, अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे से भी आ रहे थे, ठीक है। तो करीब करीब आपका 19 खत्म ही हो गया था। एक और बस थोड़ा सा और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें एक और था कि अब जो मेंबर्स थे उनको अलाउ हो गया था, ठीक है, मेंबर्स आर अलाउड टू आस्क द क्वेश्चन, वो रिजोल्यूशन पास कर सकते थे, वो डिस्कशन कर सकते थे, ठीक है। वो रिजोल्यूशन मतलब एक इस तरह से हम लिख लेते हैं, दे आस्क एनी क्वेश्चंस empowered ask questions on फाइनेंशियल मैटर, किसी भी फाइनेंशियल मैटर पे वो क्वेश्चंस पूछ सकते थे, ठीक है।
मगर अभी भी नॉट अलाउड फॉर वोटिंग, वो नॉट अलाउड फॉर वोटिंग, वोटिंग के लिए अलाउड नहीं थे। ठीक है, तो ये 19-0 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आपका ये खत्म हो गया। तो अब उसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम 99 एक्ट पढ़ेंगे, तो इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।